बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू स्टूडेंट्स इन लर्न टू इंस्पायर। हम बायोलॉजी क्लास 10th के चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं और आज हमारा जो है इस सिलसिले का जो टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से टॉपिक को कीजिए। अभी हम इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। जो जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है इसको एक्सप्लेन करना आपने कि स्टेप्स वाइज जो है ये प्रोसेस कैसे होता है। देखिएगा, सीड जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सीड एम्ब्रियोज डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग। एक छोटे से पौधे का जो है प्लांट सीड के एम्ब्रियो से बनने का प्रोसेस जो है वो सीड जर्मिनेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन ये भी है कि इट इज डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द प्लांट एम्ब्रियो इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब देखें, पहला पॉइंट है ड्यूरिंग जर्मिनेशन एम्ब्रियो सोक्स अप वाटर व्हिच काजेस इट टू स्वेल स्प्लिटिंग द सीड कोड। जब बीज बोते हैं उसको तो जो है उसमें जो है उसको नमी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी बात पर जो है वो पानी भी लगाया जाता है अगर बड़े पैमाने पे खेतों में लगाया उसे। अब वो जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है सीड कोट और फिर सीड कोट बस्ट हो जाता है और उससे जो एम्ब्रियो जो है उससे क्या हो जाता है वो एक्सपोज हो जाता है। नंबर टू है रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट emerges फ्रॉम द रेडिकल प्रेजेंट इन द सीड। सबसे पहले जो एम्ब्रियो का हिस्सा होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। आपने जो है पिछले टॉपिक में देखा उसे। एक जो है उसका जो है वो हिस्सा कहलाता है प्लोम्यूल जो शूट बनाता है। एक आपने देखा रेडिकल जो रूट बनाता है और इसके अलावा उसमें कॉटिलीडन्स होते हैं। तो सबसे पहले जो रूट जो है वो बनती है रेडिकल से और ये तेजी से डेवलप होती है ताकि ये वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। इसके बाद क्या होता है इन द नेक्स्ट फेज प्लोम्यूल डेवलप्स इनटू टाइनी शूट व्हिच एलंगेट्स एंड कम्स आउट ऑफ सॉइल। उसके बाद प्लोम्यूल जो है ये बेसिकली छोटी सी शूट बनाता है जो है और वो फिर जो है वो सॉइल से बाहर निकल आती है और इस तरह से ये जर्मिनेशन जो है उसका प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सीड जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ सीड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग। During germination, embryo soaks up water which causes it to swell, splitting the seed coat. Root is the first structure that emerges from the radicle present in the seed. It grows rapidly and absorbs water and nutrients from soil. In the next phase, plumule develops into tiny shoot which elongates and comes out of soil. ये पूरा आपके पास प्रोसेस है। जब कभी क्वेश्चन आएगा तो आपने इसका ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज डोरमेंसी ऑफ सीड व्हेन इट ब्रेक्स। ये बेसिकली साइड इन्फॉर्मेशन में जो है लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीड डोरमेंसी क्या होती है। मोस्ट सीड्स गो थ्रू अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच देयर इज नो ग्रोथ। दिस पीरियड इज कॉल्ड द डोरमेंसी ऑफ द सीड। बेसिकली क्या होता है कि जब सीड्स बनते हैं तो फौरी तौर पे ग्रो नहीं करते, बल्कि जो है उनमें एक प्रोसेस होता है कि वो एक फेज में चले जाते हैं जिसको डॉर्मेंट फेज कहते हैं। उसमें अभी तक बेसिकली सीड जो है वो उसकी मैच्योरेशन हो रही होती है और इस फेज में सीड ग्रो नहीं करता। और इस पीरियड को, जिस पीरियड में सीड ग्रो नहीं करता, उसको जो है वो डॉर्मेंट पीरियड कहते हैं या सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। डॉर्मेंट सीड्स आर राइप सीड्स बट डू नॉट जर्मिनेट। इनमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मिनेट नहीं करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन द सीड्स ब्रेक डॉर्मेंसी एंड बिगिन टू जर्मिनेट। ये फेवरेबल कंडीशन का जो है बुक ने लिखा है। बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, ऑटोमेटिकली उसमें सीड्स उस पीरियड को पास करने के बाद क्या होते हैं कि जो है वो उनकी डॉर्मेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है। ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स की बनने की वजह से जो है वो सीड डॉर्मेंट रहते हैं और कुछ हार्मोन्स जो है वो उनकी बनने की वजह से डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है और सीड जो है वो ग्रो कर जाता है। मैं दोबारा ये सारे पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूँ। Most seeds go through a period during which there is no growth. This period is called the dormancy of the seed. Dormant seeds are ripe seeds but do not germinate. Under favorable conditions, the seeds break dormancy and begin to germinate. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज एपिजियल जर्मिनेशन, गिव एग्जांपल्स। अब जर्मिनेशन की दो टाइप्स होती हैं जिनको सॉइल जो है उसकी पोजीशन के साथ जो है वो कॉटिलिडन के रेफरेंस के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। ये आपके पास बेसिकली क्या है कि जो है ये कॉटिलीडन्स हैं और ये सॉइल सरफेस है। अगर सॉइल सरफेस से कॉटिलीडन्स बाहर निकल आते हैं तो ऐसी जर्मिनेशन को एपिजियल जर्मिनेशन कहा जाता है। और अगर कॉटिलीडन सॉइल के नीचे ही रह जाएं
तो उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन कहा जाता है। देखिएगा आपके पास जो है in apigeal germination the hypocotyle elongates and forms a hook pulling the cotyledons above ground. Beans, cotton and papaya are the examples of such seed. ये बेसिकली क्या होता है कि हाइपोकोटाइल जो है इसमें एलंगेट होकर हुक बनाता है और उसकी वजह से कार्टिलेजन जो है वो सॉइल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। और ये जो टाइप है इसकी जो एग्जांपल्स आपके पास है ये याद करनी है लाजमी, आपने इसका एमसीक्यूज आता है। बीन्स, कॉटन एंड पपाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है व्हाट इज हाइपोजील जर्मिनेशन, गिव एग्जांपल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाइपोजील जर्मिनेशन में अब कार्टिलेजन जो है वो सॉइल सरफेस से नीचे ही रहेगा। और ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि दिस डेफिनेशन जो है आपके पास जो है ये हाइपोजील और एपिजील की है। दिस इज बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कार्टिलेजन टू द सॉइल। देखते हैं इसका आंसर है इन हाइपोजील जर्मिनेशन द एपिकोटाइल एलंगेट्स एंड फॉर्म ए हुक। एपिकोटाइल जो है इसमें एलंगेट होकर क्या करता है, हुक बनाता है। In this type of germination, the cotyledons stay underground. Example आपके पास है pea, maize and coconut are examples of such plants. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इनका एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ क्वेश्चन को। In hypogeal germination, the epicotyle elongates and forms the hook. In this type of germination, the cotyledons stay underground. Pea, maize and coconut are examples of such plants. नेक्स्ट क्वेश्चन के पास है व्हाट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस कौन सी होती हैं? देखिएगा सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। इंटरनल कंडीशंस अब कौन सी हैं, एक्सटर्नल कौन सी हैं, इसको हम देखते हैं। बेसिकली दो तरह की कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। नंबर वन आपके पास है इंटरनल कंडीशंस इंक्लूड अ लाइव एम्ब्रियो एंड सफिशिएंट फूड स्टोरेज, यानी एक तो एंडोस्पर्म टिश्यूज में मौजूद हो, दूसरा जो उसका एम्ब्रियो जो है वो डेड ना हुआ हो बल्कि लाइव हो। दूसरा आपके पास है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल कंडीशंस इंक्लूड वाटर, ऑक्सीजन एंड फेवरेबल टेम्परेचर। जो मेनली कंडीशंस जो है जो इफेक्ट करती हैं इसकी जर्मिनेशन को, वो प्रेजेंस ऑफ वाटर है और उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है और इसके अलावा फेवरेबल टेम्परेचर है। ये दो तरह की कंडीशंस आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ हाउ इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसमें देखिएगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि वाटर जो है ये सीड कोट के बर्स्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, और जब सीड कोट सोक्ड होता है या इम्बाइब्ड होता है वाटर में तो तब उसकी ब्रेकेज होती है। दूसरा दूसरा इसके अलावा जो है जो फूड की जो डाइजेशन है या ऑक्सीडेशन होती है उसके लिए भी वाटर रिक्वायर्ड होता है। एंजाइम्स के फंक्शन के लिए भी वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल जो है उसके एलिंगेशन के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो देखते हैं पॉइंट इसमें जो है बाकी वाले पॉइंट्स हैं। सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैव लो वाटर content and germination cannot occur until seed coat or other tissues have imbibed or soaked in water. The absorbed water is used in the digestion of the stored food. ये digestion basically क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और एंजाइम्स की फंक्शन के लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो ज़ाहिर है फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो ज़ाहिर है सीड की जर्मिनेशन भी नहीं होगी। It also helps in the elongation of hypocotyle and epicotyle। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाइपोकोटाइल है और एपिकोटाइल के एलोंगेशन के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ इज ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। ये एक ही लाइन बुक में लिखी है आपकी, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन इन द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। अब बेसिकली वही रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी जो है उसके प्रोडक्शन के लिए जो है वो ऑक्सीजन का होना जरूरी है, खासतौर पर एरोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो है इस टॉपिक का जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड का, हाउ इज टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन एंड व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन। देखेंगे सीड्स जो है इनकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। सीड डिफर ग्रेटली इन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फॉर जर्मिनेशन। अब कुछ सीड्स जो है जैसे पाकिस्तान में देखें कि हमारे यहाँ जो हिली एरियाज जैसे दारान कागान वगैरह के इलाके हैं वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर। तो वहाँ प्लांट्स की जो ऑप्टिमम जो सीड की जर्मिनेशन होगी वो ज़ाहिर है लो होगी, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगी।
जबकि हमारे यहाँ जो पंजाब में जो है इसकी जो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी हमारे यहाँ जो है ये खासतौर पर जो बुक्स चूंकि पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है यहाँ के प्लांट्स के लिए वो 25 to 30 होता है। देखिएगा आंसर सी, डिफर ग्रेटली इन their temperature requirements for germination. The optimum temperature for the germination of the seeds of most plants ranges from 25 to 30 degrees centigrade. ये आपका जो है ये लास्ट क्वेश्चन था जर्मिनेशन ऑफ सीड का। और जो है इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है उसको अपने कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई आपके कमेंट्स हो, क्वेश्चन हो, तो उसको जो है वो अपने कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। और अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।